हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। कल के वीडियो में हम लोगों ने बात की थी प्रस्तावना के बारे में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जहां से 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उसके बारे में आप लोगों को देखना हो तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वो वीडियो आप लोग देख लें। और आज का जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, मूल अधिकार के बारे में। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, ठीक, मूल अधिकार के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि मूल अधिकार को संविधान में कहां जगह दी गई है, कौन से भाग में है और कौन से अनुच्छेद में है। इसीलिए मैंने आप लोगों को भाग, अनुसूचियां, सब कुछ पहले ही बता दिया, जिससे सारी चीजें क्लियर होती जाए। तो देखिए इसका क्या है, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार के बारे में बात की गई है। आज हम लोग इसी के बारे में देखने वाले हैं। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं हम लोग वीडियो को। देखिए सबसे पहले तो इसका शाब्दिक अर्थ समझते हैं। मूल अधिकार कहते किससे हैं, विधि द्वारा प्रदत्त वे अधिकार जो हमारे हितों की रक्षा करते हैं, अर्थात विधि या संविधान द्वारा प्रदत्त वे अधिकार जो किसी भी व्यक्ति के हितों की रक्षा करते हैं, उसे हम लोग मूल अधिकार कहते हैं। ठीक, तो इसका ये बेसिक चीज हो गया। इसे एक वर्ड और बोलते हैं, संविधान का मैग्ना कार्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्ना कार्टा। देखिए क्या है, क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा की उपाधि दी गई है। तो मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, मूल अधिकार को, भाग 3 को। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये मैग्ना कार्टा क्या है। देखिए मैग्ना कार्टा का मतलब है एक तरह से अधिकार। यह मूलतः ब्रिटिश से आया है। ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले मजदूरों के लिए एक अधिकार जारी किया था, उसी को मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो आप लोग पूरे संविधान में जहां भी अधिकारों की बात देखेंगे तो उसमें क्या है कि उसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, भाग 3 को। और इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे कि मूल अधिकार मूल रूप से अर्थात जब संविधान बना था तो हमारे मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी, टोटल 7 थी। मैं लिख देता हूं, मूल रूप से 7 थी, मूल रूप से 7 थे हमारे क्या, मूल अधिकार। लेकिन क्या हुआ कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो हमारा संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, इसे निकाल के मूल अधिकार से कहा इसे शिफ्ट कर दिया गया, इसे कर दिया गया अनुच्छेद 300A में। अनुच्छेद 300A में इसे ट्रांसफर कर दिया गया। मूल अधिकार से हटा के इसे क्या कर दिया गया, कानूनी अधिकार। ठीक है, कानूनी अधिकार, क्लियर। 44वां संविधान संशोधन 1900, देखिए मूल अधिकार में मूल रूप से 7 मूल अधिकार दिए गए थे, लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में तो उसके तहत जो संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार था, उसे 301 के तहत कानूनी अधिकार दे दिया गया। अब आप लोगों के दिमाग में एक बात उठ रही होगी कि ये मूल अधिकार और कानूनी अधिकार क्या है। देखिए मूल अधिकार वे अधिकार हैं जिनके लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के थ्रू रिट जारी की जा सकती है। जो आपकी 5 से 6 रिटें जारी की जाती है, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, परमादेश, ये सब मूल अधिकार के लिए जारी की जा सकती हैं, रिट, और कानूनी अधिकार के लिए नहीं। तो इसका डिफरेंस ये है। हम लोगों ने देखा कि मूल अधिकार कहते किसे हैं, इसे संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं।
भाग 3 के तहत आता है, 12 से 35 आता है। मूल रूप से इसमें 7 मूल अधिकार थे, लेकिन अब 6 हैं। क्यों? क्योंकि 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मूल अधिकार में से संपत्ति के अधिकार को निकाल के इसे कानूनी अधिकार दे दिया गया और 301 के तहत इसे रखा गया। तो इतनी चीजें हम लोगों ने जान ली जो बेसिक थी। अब बचे कितने? 6। उन्हीं 6 के बारे में हम लोग आज देखेंगे। आइए देखते हैं। चीजें एकदम इजी वे में लेके याद करिए। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चाहे छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा एग्जाम, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पुटअप होता है। तो आप लोग इसे पूरे गौर से देखिएगा, मन लगा के बढ़िया चीजें क्लियर करिए। आइए अब हम लोग शुरू करते हैं। कितने बचे हैं? 1 2 3 4 5 और 6। इन्हीं 6 को हम लोग देखेंगे कि ये 6 हैं कौन कौन से। सबसे पहले कौन सा आता है हमारा? समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार। इसके लिए अनुच्छेद क्या है? 14 से 18 तक। अनुच्छेद 14 से 18 तक। दूसरा आता है हमारा कौन सा? स्वतंत्रता का अधिकार। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, स्वतंत्रता का अधिकार। ये कहां से कहां तक? 19 से 22 तक। ये अनुच्छेद लिख रहा हूं। फिर उसके बाद हमारा समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। सब पर अलग अलग से बात होगी। जुकाम थोड़ा परेशान की है आज भी। देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका जो वो है अनुच्छेद है, कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 23 और 24। उसके बाद हमारा आता है कौन सा? शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया। अब आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये कहां से कहां तक है? 25 से 29 तक है। उसके बाद हमारा कौन सा आता है? संस्कृति और शिक्षा। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। चीजें याद करिए आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग इसे याद नहीं करते, छोटा मान के। यहां से क्वेश्चन हमेशा बनता है। ये कहां से कहां तक है आपका? 30 31। उसके बाद आता है लास्ट में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। क्यों मैंने बोला इंपॉर्टेंट है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान का निर्माण हुआ था तो जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। ठीक, तो देखिए एक बार याद करवाते हैं आप लोगों को। सबसे पहले ऐसे हाईलाइट करिए। ठीक, आइए याद करते हैं। समता का अधिकार 14 से 18 तक। उसके बाद आता है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। उसके बाद आता है हमारा कौन सा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कहां से? 25 से 29 तक। सॉरी, समता और समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 29, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 30 से 31, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। ये वही संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जिसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। ठीक, तो आइए अब हम लोग एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किस पे? समानता का अधिकार। इसके तहत भी कुछ पॉइंट है, वहीं से क्वेश्चन बनता है। कुल इसमें 5 पॉइंट है। अब 14 से 18 तक है, तो एक एक अनुच्छेद में क्या कहा गया है। सबसे पहले अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है? 14 में कहा गया है विधि के समक्ष समता। किसके?
विधि के समक्ष समता। 15 में कहा गया है धर्म जाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पर नहीं कर सकते। 16 के तहत क्या आता है? 16 के तहत आता है लोक नियोजन। लोक नियोजन में अवसर की समानता, ये वही है सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता। ठीक है। उसके बाद आता है 17वां, वेरी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है ये। 17 में क्या बात की गई है? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत। जो भेदभाव छुआछूत है वो 17 के तहत रखा गया है, पूछता है हर एग्जाम में। अब उसके बाद हमारा आता है कौन सा? 18वां, लास्ट। इसमें क्या कहा गया है? उपाधियों का अंत। कोई भी अगर आपको उपाधि दी गई है उसका अंत, उपाधियों का अंत। इसे हम लोग याद कैसे करेंगे? अनुच्छेद 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 अनुच्छेद। 14 से 18 तक समता या समानता का अधिकार है, तो इसमें उसी चीजों पर बात होगी जिससे समानता व्यक्त की जाए। तो सबसे पहले विधि के समक्ष समता, अर्थात कानून सबके लिए समान होगा। दूसरा हमारा आता है कौन सा? धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर समानता, मतलब भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये कौन सा है हमारा? 15। 16 में क्या आता है हमारा? 16 के तहत आता है हमारा सरकारी सेवाओं वाला। ऐसे याद करिए, सरकारी सेवा, लोक नियोजन। सरकारी सेवा में समानता का अधिकार, जैसे लोक नियोजन में अवसर की समानता। उसके बाद अनुच्छेद 17, ये सबको पता होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कहा गया है? अस्पृश्यता का अंत किया गया है, छुआछूत का। उसके बाद आता है 18वां, उपाधियों का अंत। तो ऐसे करके आप लोग याद करिए। पहले में विधि याद कर लीजिए, दूसरे में धर्म जाति, तीसरे में लोक नियोजन, चौथे में अस्पृश्यता, 18वें में उपाधियों का अंत। 14, 15, 16, 17, 18 इतनी चीजें क्या थी? पहले में दिया गया था। किसमें? समता या समानता का अधिकार। अब हम लोग बात करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। किसका? दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। उम्मीद करता हूं चीजें याद हो रही होंगी आप लोगों को। स्वतंत्रता का अधिकार, ये कहां से कहां तक है? 19 से 22 तक है। तो अब इसी से आप लोगों को दिख रहा होगा कि इसमें कितने होंगे? 19, 20, 21, 22। 4 प्रावधान इसमें किए जाएंगे। तो 4 प्रावधानों में भी इसमें प्रावधान अलग अलग से किए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे, इसमें क्या कहा गया है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19। ठीक। अब इसके तहत 4 से 5 प्रावधान है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। पहले देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार 1922। इसके तहत 4 प्रावधान है। क्यों? क्योंकि 19, 20, 21, 22 4 हो गए अनुच्छेद। तो चारों अनुच्छेद अलग अलग देखेंगे और हर अनुच्छेद के साथ 3 से 4 पॉइंट जुड़ा है, समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। देखिए, इसका जो पहला है, सबसे पहले क्या कहा गया है इसमें? बोलने का अधिकार। किसका? बोलने का अधिकार। इसे तो याद करवाऊंगा इस तरह से कि आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। बोलने का अधिकार। और जो दूसरा है शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होने का अधिकार। शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होने का अधिकार। तीसरा, सभा समूह बनाने का अधिकार। सभा और समूह बनाने का अधिकार। चौथा आपका कौन सा आता है? भारत में
घूम घूम कर, भारत में कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता, पूरे भारत में आवागमन की स्वतंत्रता। ठीक, उसके बाद आता है पूरे भारत में निवास की स्वतंत्रता, पूरे भारत में निवास की स्वतंत्रता। उसके बाद क्या आता है, छठवां आता है हमारा कौन सा, पूरे भारत में निवास, पूरे भारत में जीवन निर्वाह या जीविकोपार्जन, जीवन निर्वाह की स्वतंत्रता। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट याद कैसे करेंगे, बहुत ही बेसिक ट्रिक से याद करवाऊंगा। आप लोगों में से काफी लोग कहां से, गांव से बिलोंग करते होंगे, जहां किसान होंगे, किसान के बच्चे होंगे आप लोग भी, तो आप लोग क्या कैसे याद करेंगे कि ये जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सरकार ने हमें दी है, इसका पूरा पूरा उपयोग करके हम अपनी किसी मांग को सरकार से मंगवा सकते हैं। कैसे, देखिए, किसान जब होता है सबसे पहले वो क्या करता है कि वो सरकार के विरोध में बोलता है, अपनी मांगे रखता है, तो हो गया बोलने का अधिकार। फिर भी सरकार नहीं मानी तो वो क्या करता है कि काफी सारे किसानों को इकट्ठा करके एक जगह वो लोग एकत्रित होते हैं। पहले सरकार से अकेले बोला, नहीं सुने, फिर एकत्रित होके बोले, नहीं सुने, फिर क्या करेगा कि वो सभा और समूह बनाएगा। क्या करेगा, सभा और समूह का निर्माण करेगा कि काफी लोग इकट्ठे होंगे, एक साथ बोलेंगे। 3 हो गया, फिर भी सरकार ने नहीं सुना तो उसने क्या किया कि पूरे भारत में आवागमन, पूरे भारत में घूम घूम के करने लगा प्रचार कि हमारे साथ गलत हो रहा है। तो पूरे भारत में घूमने का, आवागमन की स्वतंत्रता हो गई। फिर जब वो भारत में भ्रमण करेगा तो वह क्या करेगा कि उसे रुकना पड़ेगा, कहीं ना कहीं उसे रुकना पड़ेगा, तो वह क्या करेगा, अपने निवास की क्या करेगा, जुगाड़ करेगा, मतलब कहीं रुकने की वो व्यवस्था करेगा अपनी। तो हो गया निवास की स्वतंत्रता। अब जब इंसान रुक गया, निवासी हो गया, तो उसे भोजन भी तो चाहिए, तो वो क्या करेगा कि जीवन निर्वाह के लिए अपने प्रयास करेगा। तो ऐसे याद करेंगे, एक किसान था सरकार के विरोध में, सरकार उसके साथ गलत की, वह विरोध करने के लिए पहले सरकार से बोला, पहला हो गया। दूसरा उसमें क्या निकल के आता है, सरकार ने नहीं सुना तो उसने क्या किया, वह एकत्रित होने लगा किसानों के साथ, काफी किसानों को इकट्ठा किया, फिर भी नहीं सुना गया। तीसरा पॉइंट आता है क्या, समूह बना के बोला, फिर नहीं सुने। फिर चौथा पॉइंट आता है पूरे भारत में आवागमन करता है, घूम फिर के कहता है कि हमारी बातें सुनी जाए, फिर भी नहीं सुना गया तो वो क्या करता है कि फिर जब वह भारत में भ्रमण कर रहा है तो वह निवास भी करेगा, कहीं रुकता है। तो ये हो गया हमारा 5वां। फिर उसके बाद 6वां आता है, अगर वह रुक गया तो वह जीवन निर्वाह के लिए कुछ न कुछ अपनी व्यवस्था करेगा। तो इस वे में लेके आप लोग याद करिए, अच्छे तरीके से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आप लोगों को याद हो गई होगी इसी वीडियो में, और अभी यही उम्मीद करता हूं आप लोगों से। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज हो गई। तो स्वतंत्रता के अधिकार में से पहला हो गया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब हम लोग दूसरा देखेंगे, अपराध के दोष सिद्धि का स्वतंत्रता। अब भाई कोई अगर अपराध करेगा तो उसे दोष सिद्धि तो मिलनी चाहिए ना, कि क्यों हमें ये कहा जा रहा है, क्यों पकड़ा जा रहा है हमें, क्यों हमारी गिरफ्तारी हो गई, ये सब तो उसे दिया जाता है ना, कि कैसे उससे बात होगी या कौन सा कानून उसे सजा देगा, और एक सजा की कितनी सजा हो सकती है एक जुर्म की। आइए दूसरा देखेंगे हम लोग। स्वतंत्रता के अधिकार में पहला हो गया, अब दूसरा होगा क्या, अपराध के दोष सिद्धि, अपराध दोष सिद्धि। ये 19 हो गया था 20 के तहत। अब इसमें क्या है, इसमें 3 प्रावधान है। कौन कौन सा, पहला प्रावधान है अपराध के समय का कानून सजा देगा, कानून अपराध के समय का कानून सजा देगा। दूसरा मैं समझाऊंगा, इसे भी याद करवाऊंगा, खुद के विरुद्ध गवाही को बाध्य नहीं, खुद के विरुद्ध गवाही को बाध्य नहीं। और जो इसमें
अपराध के समय का कानून सजा देगा, खुद के विरुद्ध गवाही को बाध्य नहीं। फिर उसके बाद एक अपराध की एक ही सजा, एक अपराध की एक ही सजा। देखिए क्या है कि आप मान लीजिए कि अभी वर्तमान समय में आपने कोई अपराध किया, ठीक, तो उसमें क्या प्रावधान किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि यहां जो कानून बनाया गया है, जैसे कि जिस समय आपने सजा मतलब कि अपराध किया उस समय क्या था, उस अपराध का जो दंड था वह 4 वर्ष का कारावास था, ठीक, 4 वर्ष का। मान लीजिए आपने 1 दिसंबर 2019 को कोई सा भी अपराध किया, उसकी सजा क्या है, 4 वर्ष का कारावास, ठीक। फिर जैसे ही 1 दिसंबर खत्म होता है, 2 दिसंबर 2019 को गवर्नमेंट की तरफ से प्रावधान आता है कि जो अपराध आपने किया है उसी की सजा क्या होगी, आजीवन कारावास, ठीक, आजीवन कारावास। तो आप क्या करेंगे कि आपने तो क्या किया था, वह अपराध 1 तारीख को किया था, तो उसमें प्रावधान सरकार की तरफ से था कि सिर्फ 4 वर्ष का कारावास होगा, तो 1 ही दिन का डिफरेंस है, लेकिन आपको वही सजा दी जाएगी, आपको वही सजा दी जाएगी, 4 वर्ष का कारावास ही दिया जाएगा, ना कि आजीवन कारावास। मेरे बताने का मतलब ये था कि अपराध के समय जो कानून बना है वही कानून आप लोगों को सजा देगा अगर कोई अपराध करेंगे। माफ करिएगा, आप लोगों को कह रहा हूं, मतलब जो अपराध करेगा, ठीक। उसके बाद आता है खुद के विरुद्ध गवाही को बाध्य नहीं। कोई भी अपराधी है उसे बार बार पुलिस प्रताड़ित करके यह कबूलवा नहीं सकती कि अगर वह अपराध में अपराधी नहीं है, उसने वो काम नहीं किया है, फिर भी उसे कबूलवा रहे हैं, तो इस पर क्या होता है कि जो वादी होता है, जो अपराधी होता है, अपराधी साबित किया जाता है, वह क्या करेगा, वह विरोध में अपने कुछ भी कर सकता है पुलिस के अगेंस्ट, ठीक। तो मतलब खुद के विरुद्ध गवाही को बाध्य नहीं किया जा सकता, और एक अपराध की एक ही सजा। अब ऐसा थोड़ी ना है कि किसी का मर्डर हो गया, उसे सजा हो गई, तो जब सजा काट के निकला तो फिर उसी अपराध की सजा दोबारा दी जाए, नहीं। ये आप लोग भी जानते हैं, संविधान में प्रावधान किया गया है कि एक अपराध की एक ही सजा। तो कैसे याद करेंगे, अपराध में दोष सिद्धि 20 के तहत, इसके तहत प्रावधान क्या है कि वही कानून सजा देगा जो वर्तमान समय में होगा अपराध के समय। दूसरा, खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दी जा सकती, कि बाध्य भी नहीं कर सकते। तीसरा, एक अपराध की एक ही सजा। उम्मीद करता हूं ये दूसरा पॉइंट भी आप लोगों को याद हो गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे तीसरा। चीजें बहुत ईजी है, अगर इसे एक सब्जेक्ट के थ्रू लेके पढ़ेंगे तो चीजें नहीं याद होंगी। आराम से रिलैक्स होके एकदम मजे मजे में याद करिए, क्योंकि हर एग्जाम में मूल अधिकार से 2 से 3 क्वेश्चन पुटअप होते ही होते हैं। अब आता है इसका तीसरा। तीसरे में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसके लिए अनुच्छेद क्या है, 21, अनुच्छेद 21। इसे क्या बोलते हैं, एक मिनट, इसे जीविकोपार्जन या जीवन निर्वाह भी बोलते हैं। अनुच्छेद 21, इसे ऐसे याद करेंगे। इसमें कोई प्रावधान नहीं है, एक प्रावधान है संशोधन के तहत, अभी बताऊंगा। देखिए क्या है, पहले हम लोगों ने याद कर लिया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता, कुछ भी कहने की स्वतंत्रता, लेकिन कानून के दायरे में। दूसरा हम लोगों ने क्या देखा कि अपराध दोष सिद्धि के मामले में बात की जाएगी। तीसरा, अब जब हम लोग बोल भी सकते हैं, अपराध में दोष सिद्धि भी हो गई, तो हमें जीने का भी तो अधिकार देना चाहिए ना। तो तीसरा स्टेट क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जीवन निर्वाह की स्वतंत्रता है। इसके तहत 21A जोड़ा गया है, अनुच्छेद 21A। 21A को जोड़ा कब गया था, 86वें संविधान संशोधन 2002, 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। तो इसमें क्या कहा गया है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा, ये इंपॉर्टेंट है। बाद में जुड़ा है, कब, 2002 में जुड़ा था।
ए अनुच्छेद बनाया गया, उसके तहत इसे जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। 6 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो 3 हो गया। अब चौथा बात करेंगे हम लोग, अनुच्छेद 21 तक कर लिए, अनुच्छेद 22 के बारे में हम लोग बात करेंगे। अनुच्छेद 22 के तहत क्या कहा गया है? अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी, गिरफ्तारी से संरक्षण। ठीक, अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी से संरक्षण। इसमें क्या कहा गया है कि देखिए, अब आपका अधिकार आएगा जोर से। आपने अपराध किया है, लेकिन आपको 3 अधिकार दिया गया है। आप पुलिस के अगेंस्ट खड़े होइए, अगर आपको गिरफ्तार कर रहे हैं तो आप बोलिए कि आप हमें गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं, मेरा अपराध क्या है, क्यों मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है। तो फैक्ट पहला हो गया। दूसरा फैक्ट कौन सा आता है कि जैसे ही आपको गिरफ्तार किया जाता है तो आपको 24 घंटे के अंदर, गिरफ्तारी के जस्ट 24 आवर्स के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने या अधीनस्थ न्यायालय के सामने पेश करना होगा। किसे? पुलिस प्रशासन को, जो आपको गिरफ्तार करता है। आपकी गिरफ्तारी होती है आईपीसी धारा के तहत, लेकिन 24 घंटे के अंदर आप पे क्या लगती है? सीआरपीसी। सीआरपीसी का मतलब क्या है कि अब आप कोर्ट के अंडर में आ गए, पुलिस आपको प्रताड़ित नहीं कर सकती है। तो जब आप गिरफ्तार होंगे, उसके 24 घंटे के अंदर आप कहां जाएंगे? मजिस्ट्रेट के पास। इसमें क्या होगा? माइनस किया जाएगा रास्ते का टाइम, रास्ते का समय इसमें माइनस कर दिया जाएगा। आवागमन, जैसे आप गिरफ्तार हुए, आप न्यायालय या मजिस्ट्रेट से बहुत दूर हैं, तो आपको जब ले जाया जाएगा तो जो रास्ते का टाइम होगा, वो टाइम नहीं जुड़ेगा। बाकी 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना चाहिए। और इसी रास्ते के टाइम का फायदा उठा के आजकल के जो नेता लोग, राजनेता लोग हैं, जो कि एक तरह से आप बेईमान बोल सकते हैं उन लोगों को, यही पूरा गेम खेल जाते हैं। वो लोग जो रास्ते का टाइम होता है, किसी को भी प्रताड़ित करवाना होता है, पैसे देके पिटवाते हैं। काफी आप लोग जानते हैं, भारतीय संविधान एक तरह से है तो बहुत बढ़िया, लेकिन इसमें काफी ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो कि इंसान को डायरेक्टली दिखता है कि यार ये तो सरासर गलत हो रहा है। आपने 24 घंटे लिख दिया, 24 घंटे के अंदर पेशी लिख दिया, लेकिन ये रास्ते का समय क्यों नहीं जोड़ा आपने? यहां तो गेम हो सकता है ना, यही होता है। तो खैर छोड़िए, संविधान अपना है, इसकी बुराई भी नहीं कर सकते। आइए बात करते हैं इसके तहत प्रावधान क्या है। पहला प्रावधान, गिरफ्तारी का कारण, गिरफ्तारी का कारण। पूछने का अधिकार कि हमें क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरा, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास पेशी, मजिस्ट्रेट के पास पेशी होनी चाहिए। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास पेशी होनी चाहिए, लेकिन इसमें माइनस होगा क्या? रास्ते का समय, रास्ते का समय यहां से माइनस हो जाएगा। और सॉरी, तीसरा प्रावधान मैंने आप लोगों को बताया नहीं, यह होता है कि जो अपराधी है वह विधिक व्यक्ति को अपने नियमानुसार उसे स्वतंत्रता है कि वह कोई भी विधिक सलाहकार रख सकता है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में वकील कहते हैं। ठीक, मनभावन मतलब कि अपने पसंद का विधिक सलाहकार रखने का अधिकार, विधिक सलाहकार रखने का अधिकार, जिसे वकील बोलते हैं। ठीक, तो ये फैक्ट थे किसके तहत? गिरफ्तारी से संरक्षण, अनुच्छेद 22। तो हमारा क्या हो गया? स्वतंत्रता का अधिकार खत्म हो गया। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो तीसरा फैक्ट था। आज हम लोग 3 ही फैक्ट देखेंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार देखने के बाद हम लोग बंद कर देंगे। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या? धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा। आइए देखते हैं तीसरा कौन सा है हमारा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका अनुच्छेद क्या था? 23 से 24, सिर्फ 2 अनुच्छेद है। तो आप लोग समझ गए कि इसमें भी 2 फैक्ट निकल के आएंगे। बस वो 2 फैक्ट कौन कौन से हैं
अनुच्छेद 23 पहले देखेंगे। अनुच्छेद 23 क्या है? मानव व्यापार, मानव व्यापार, बलात् श्रम और बंधुआ मजदूरी, बंधुआ मजदूरी ये आप नहीं कर सकते। अनुच्छेद 23 के तहत यह प्रावधान किया गया है। अब आता है कौन सा? अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24 के तहत क्या प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 24 के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी नहीं कराई जा सकती। ठीक, काफी कारखानों में आप लोगों ने देखा होगा कि जो होते हैं कहाँ के, मलिन बस्ती के लोग होते हैं, जो मतलब कि जो एक तरह से अगर हम लोग देख लें तो कैसे असहाय जिसे हम लोग बोलते हैं, जिनकी इनकम का कोई स्रोत नहीं है। तो वही नहीं, आप लोग गांव में भी देख लीजिए, लोग क्या करते हैं कि उन्हें कोई नॉलेज नहीं है कि नागरिकता क्या है, जनसंख्या का मतलब क्या है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब लोग ऐसे हैं, कुछ लोग, काफी तो पढ़े लिखे लोग भी ऐसा कर रहे हैं। तो हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। किस लिए? लोग गांव में क्या करते हैं कि मेरे 4 लड़के हैं, मेरे 5 लड़के हैं, ये बाहर जाएंगे, जॉब करेंगे, ढेर सारा पैसा आएगा। ऐसा नहीं देख, ये नहीं देख रहा है कि अगर हमारे 4 लड़के हो गए तो आगे चल के उनके 4 होंगे तो पॉपुलेशन कितना ज्यादा बढ़ेगा। तो उस वजह से क्या करते हैं कि बच्चे जब 10-12 साल के हैं तभी से उन्हें मजदूरी पर लगा देते हैं। शिक्षा का कोई स्रोत नहीं है, पहले से दिमाग में बिठा के बैठे हैं कि नहीं हम पढ़ा नहीं सकते, इसलिए बच्चों से मजदूरी करवा रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखें तो गवर्नमेंट का भी योगदान है उनकी मजदूरी में। क्यों? क्योंकि आजकल की शिक्षा क्या है, पैसों से बिक रही है। सारी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ ऐसी शिक्षाएं हैं, खासतौर पे अगर देखें तो 90% ऐसा रूल हो गया है अपने इंडिया में, इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड में, कि पैसे वाले ही पढ़ सकते हैं। आप लोग यही देख लीजिए, यूट्यूब पर ही काफी सारे क्या 90% चैनल ऐसे हैं जो कि आप लोगों से फीस लेते हैं। यही सारी चीजें देखकर ये चैनल शुरू करने का मोटिवेशन मेरे पास आया था कि अगर आप लोग गांव से भी हैं फिर भी आप लोग शिक्षा से वंचित नहीं रहेंगे। तो इसे इस वे में लेके समझिए, अनुच्छेद 24 में यही बात कही गई है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी नहीं कराई जा सकती। तो इस तरह से हम लोगों ने आज की वीडियो में क्या क्या देखा, भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार के बारे में हम लोगों ने देखा, जिसका अनुच्छेद कहां से कहां तक है, 12 से 35 तक है। उसमें 7 अधिकार थे, जिसमें से एक संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा क्या किया गया, वह कानूनी अधिकार कर दिया गया। किसके तहत? 300 अनुच्छेद के तहत। उसके बाद हमारे 6 मूल अधिकार बचे, उसमें से 3 को हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब अगले 3 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, नेक्स्ट में 3 कवर करेंगे। इस तरह से हमारा मूल अधिकार खत्म हो जाएगा। मैं चाहता तो एक वीडियो में कवर कर देता, लेकिन चीजें आप लोगों को याद करवानी थी, लिखी तो बुक में भी है, याद कैसे करना है ये बताना काम मेरा था, आप लोगों को याद भी हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, ख्याल रखिए आप लोग।